वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सी टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपके पिछले वर्षों के कई सारे क्वेश्चनों का निचोड़ है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आपके लिए लाए जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या मुक्तिबोध। आपको पिछली हिंदी की क्लास में बताया गया था लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार देख लें, जिससे उनके आगे का जो प्रोसेस है वो क्लियर होता चला जाएगा और उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए वही क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या यह किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या प्रभा खेतान। आपको बता दें अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। यह 1980 में प्रकाशित हुई है, 1980 में, और ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा है। इसमें प्रभा खेतान जी ने उनके जीवन के जो अनछुए पहलू हैं उनके बारे में बताया है। तो आप ये लोग याद रखिएगा, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की रचना है, 1980 में प्रकाशित हुई है और ये आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देव, रसलीन, बिहारी जी या मतीराम। तो ये रसलीन द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये रसलीन द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और ये रसलीन आपके रीतिकाल के कवि हैं। कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको पूरा व्याख्या के साथ समझाया जाता है। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, तो उनको नोट कर लिया करिए। ये रीतिकाल के कवि हैं और इन्होंने ही ये पंक्तियां लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र। आवारा मसीहा, पहले आपको बता देते हैं कि इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं और इन्होंने 1974 में ये लिखा है। 1974 में लिखा और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ऊपर लिखी गई है। ये इसमें इन्हीं का जीवन चरित्र पूरा लिखा गया है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। इन्होंने विष्णु प्रभाकर ने लिखी है आवारा मसीहा और 1974 में लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पिता कहानी के लेखक कौन है? ये इस बार एग्जाम में पूछे जाने के इसके चांसेस कई ज़्यादा हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियमवदा, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन। आपको बता दें पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन जी हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पथ बहुमार, कहाँ संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इन पंक्तियों में रस पूछा गया है, शांत रस है या हास्य रस है या वीर रस है या करुण रस है। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पथ बहुमार, आपको बता दें जहाँ भी संत के बारे में बता दिया जाए उसमें अक्सर शांत रस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्योंकि संत प्रकृति बहुत शांत होती है, इसमें ना दुख होता है, ना सुख होता है, ना राग ना द्वेष। ऐसी ही मनोस्थिति को शांत रस कहा जाता है, तो इन पंक्तियों में शांत रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पंक्तियां प्रयुक्त रस के सही भेद को चयन कीजिए। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींचाए, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसलें कपाएं, सांप सी काली लताएं। इसमें
क्रोध का वर्णन किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देते हैं। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसलें कपाएं, सांप सी काली लताएं। इनमें आपसे रस पूछा गया है, बीभत्स रस है, करुण रस है, रौद्र रस है या अद्भुत रस है। तो इसमें ये क्रोध का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए रौद्र रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना सतपुड़ा की के घने जंगलों से ली गई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की हैं ये, उनकी एक रचना है सतपुड़ा के घने जंगल, उन्हीं से ये पंक्तियां ली गई हैं। और रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव आए तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? ममता का भाव यानी वात्सल्य। जहाँ माँ के प्रेम का वर्णन किया जाता है वहाँ वात्सल्य रस हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वात्सल्य, वात्सल्य का स्थायी भाव अनुराग या वात्सल्यता होता है। इसको याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार आपको पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा रस है और उस रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका वात्सल्य रस का अनुराग होता है, स्थायी भाव या वात्सल्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैया कबही बनेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है चोटी, तू तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी। इसमें मैया शब्द आ गया, यानी माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। अभी आपको बताया था वहाँ पर वात्सल्य रस हो जाता है। जहाँ कहीं भी माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर आपका वात्सल्य रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अन्न जल सामासिक पद में कौन सा समास है? अन्न और जल में समास पूछा जा रहा है। जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था, जब किसी भी जगह पर योजक चिन्ह का वर्णन होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। वहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग हो जाता है। जब बीच में और आए या योजक चिन्ह हो तो उसको द्वंद्व समास हो जाता है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अन्न और जल में द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु, अगर इसका समास विग्रह करें तो जल और वायु, जल और वायु होगा, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इनमें कोई 3 है वो तत्पुरुष समास के उदाहरण है और जो नहीं है वही पूछा जा रहा है। तो पहले आपको तत्पुरुष समास को पहचानना आना चाहिए। तत्पुरुष समास वो होते हैं जिसमें कहीं कारक चिन्ह का बोध होता हो। गगनचुंबी, पद दलित, बलहीन, खान पान। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास नहीं है? गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, पद दलित में है, बलहीन बल से हीन इसमें भी है, खान और पान। अगर इसका विग्रह किया जाएगा तो खान और पान हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यथासाध्य, यथासाध्य समस्त पद समास के किस भेद का उदाहरण है? यथासाध्य यानी शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारा या द्वंद्व समास। जिसका पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और जब किसी शब्द से कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इसमें ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यथासाध्य का प्रथम पद अव्यय है तो ये आपका अव्ययी भाव सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सपत्नीक समस्त पद के समास विग्रह के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? सपत्नीक यानी पत्नी के साथ जो है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पत्नी के साथ। सपत्नीक यानी कि पत्नी के साथ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। अभी आपको बताया था जहाँ बीच में और हो
या योजक चिन्ह बोध हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। देश को गत, सिर में दर्द, पल पल, माँ और बाप, इसमें बीच में और आ गया है इसलिए माँ और बाप में द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद पूछे जा रहे हैं। संधि विच्छेद से दो नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव, महाधन उत्सव या फिर महीधन उत्सव। महोत्सव जैसा कि नाम से दिख रहा है, महाधन उत्सव, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। महाधन उत्सव इसका सही हो जाएगा। इसमें गुण संधि है, गुण संधि है। गुण संधि का सूत्र जो होता है, कैसे इसको पहचानते हैं, तो इसमें आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। तो आप देख लीजिए, महा आ प्लस उ बराबर ओ हो गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निश्चय संधि के किस भेद का उदाहरण है? निश्चय शब्द, इनमें से किसका उदाहरण पूछा जा रहा है? विसर्ग संधि का, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, या इनमें से कोई नहीं? निश्चय का संधि विच्छेद करके देखते हैं। निहि प्लस चय, तो यहाँ पर आपको विसर्गें दिख रही होंगी, इसलिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निश्चय विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष या अहंकार। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय, विद्या धन आलय, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। आपको संधि विच्छेद इसका करके दिखाई दे रहे हैं। विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है और इस तरह से इसकी पहचान होती है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निरोग का संधि विच्छेद है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। नि प्लस रोग, नि प्लस रोग, नीर प्लस रोग या निर प्लस रोग। निरोग का संधि विच्छेद निह प्लस रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको बताया था अभी कि जब विसर्ग दिख जाए तो उसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, और इसमें विसर्गें दिख रही हैं इसलिए विसर्ग संधि होगी। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन ऐसे अगर समझेंगे आप तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद करें। पवन, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, पो प्लस अन, पव प्लस अन, पा प्लस अन या पो प्लस अन। पवन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पो प्लस अन, इसमें अयादि संधि हो जाएगी, अयादि संधि। इसका आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। पो प्लस अन, इसमें अयादि संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभि प्लस उदय की संधि विच्छेद करिए। अभि प्लस उदय संधि विच्छेद है, इसको मिलाना है। अभ्युदय, अभ्योदय, अभि उदय या अभि उदय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभ्युदय, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभि प्लस उदय यानी कि अभ्युदय। इसमें यड़ संधि है, यड़ संधि। यड़ संधि को किस तरह से पहचानते हैं ये आपको बता देते हैं। ई प्लस उ बराबर यू, अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य पूछा गया है जहाँ पर एक साधारण वाक्य हो और उसके ऊपर कोई आश्रित हो, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखिए कौन सा है। जूबी बहुत सुंदर है, ज्ञानंदा इंदौर जाती है, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, सूर्योदय हुआ और चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। मिश्र वाक्य का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, तो पढ़ाई करना पास हो जाने के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? रचना के आधार पर 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? एक सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर हैं, इनको याद रख लीजिएगा और नहीं तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थ के आधार पर कुल कितने भेद हैं? रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर कितने हैं? 7, 4, 8 या 5? अर्थ के आधार पर 8 हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपको अर्थ के आधार पर कुल 8 वाक्य हैं, जिसमें विधिवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। ये कुल 8 जो हैं ये आपके अर्थ के आधार पर हैं। इसमें आपको शायद सही से समझ में ना आ रहे हो, इसलिए एक बार दोबारा बोल देते हैं, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये कुल मिला के अर्थ के आधार पर आपके 8 वाक्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, अगर, नगर और जादूगर। एक प्रत्यय आपके जादूगर में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। बाकी सभी में 2-2 प्रत्यय लगे हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। इसमें एक प्रत्यय लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बसंत, रटंत, भिड़ंत या धड़ंत। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ ही नहीं है, वो शब्द पूछा जा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बसंत एक मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, इसलिए इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सभी में अंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंत प्रत्यय का प्रयोग जैसे रट प्लस अंत, भीड़ प्लस अंत, धड़ प्लस अंत, इसलिए इन सभी में अंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और बसंत एक मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में कौन सी उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है। कर उपसर्ग, अधि उपसर्ग, कार उपसर्ग या अ उपसर्ग। अधिकार में अधि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अधि प्लस कार, तो इसमें अधि उपसर्ग है। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रधान, ये अधि के अर्थ हैं। तो अधिकार में अधि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, धार्मिक, इक, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। धार्मिक इक, इसमें संबंधवाचक तदित प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। धार्मिक में संबंधवाचक तदित प्रत्यय इक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में उपसर्ग पूछा जा रहा है। प्रति, प्र, प्रत या प्रतिध्व। प्रतिध्वनि में उपसर्ग प्रति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रति संस्कृत का उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है विपरीत। प्रति का अर्थ है विपरीत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जिस किसी को भी कुछ भी अगर समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, हम उसको
आगे की वीडियो में सही कर देंगे और समझा देंगे। चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। कहीं भी अगर याद होता है तो याद कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम टाइम ज़रूर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका ये बना रहेगा दिमाग में। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1938, 1954 या 1941। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और इसके प्रकाशक हैं अज्ञेय जी। ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं, याद रखिएगा, ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, इसके प्रकाशक हैं अज्ञेय जी, और ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। जिस किसी को कुछ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में हमें बताए। चलिए आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।